नमस्कार साथियों, मैं आनंद निम्बाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, मैं आनंद निम्बाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका पुनः आपके चैनल में स्वागत करता हूं। आपने पिछले पायदानों में समझा कि किस प्रकार से महातीर्थ के अंतिम यात्री के लेखक विमल देव जी कैसे कैसे आए। आज के पायदान में जो है हम चर्चा करेंगे कि जब ये त्रातुप से जो है थोकचन के लिए जा रहे थे, तो त्रातुप से थोकचन लगभग 4 दिन का रास्ता था। तो 28वें पायदान में आज ये बात करेंगे उस रास्ते पर कितनी कठिनाइयां उनको प्राप्त हुई। गुरुजी ने कहा था ना, रास्ता कठिन है किंतु सीधा है, भक्ति मार्ग की तरह। दूसरा, आज के इस अध्याय में भी होगा कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमारी नकारात्मक चीजें बहुत बढ़ती हैं। ये मैंने भी अनुभव किया मित्रों। उल्टे सीधे विचार आते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंचती है एल्टीट्यूड में, तो अजीब और गरीब विचार आते हैं। इनके साथ भी हुआ, इस अध्याय में उन्होंने जिक्र किया है। आपके अंदर अजीब अजीब फीलिंग आने लगेगी, मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, लाइक दैट। हाइपर होने लगेंगे, आप कभी गुमसुम हो जाएंगे, आपका बॉडी एकदम अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है एल्टीट्यूड में। हीरोइक फीलिंग भी आती कभी। मैं आपको एक अनुभव बताना चाहूंगा कि 2007 में जब पैदल का रास्ता था, मांगती नाला से आगे जाते थे हम गुंजी से नाभी ढांग या इधर जो जोलिंगकोंग, तो पूरा पैदल था। 3-3, 4-4 दिन का पैदल का रास्ता था। लेकिन पता नहीं क्या था, मुझे थकावट ही नहीं होती थी। सुबह 4 बजे जोलिंगकोंग से मैं चलता था अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, और शाम को नाभी ढांग पहुंच जाया करता था, लगभग 70 किलोमीटर पहाड़ के अंदर। और नाभी ढांग से सुबह चल के जो है या तो लम्हारी, नहीं तो एक बार तो मैं मांगती नाला भी पहुंच गया था रात के 11 बजे। तो ये चीज हमारे आईपीएस अधिकारी राजीव मेहता सर को मालूम चला। आईपीएस अधिकारी अब तो रिटायर्ड हो गए, वो मेरे आईजी थे देहरादून में। उन्होंने बहुत बड़ी डांट लगाई, अरे तेरे को क्या हो गया है, एक दिन में इतना चलता है क्या? मैंने कहा मुझे पता नहीं चलता। बोला नहीं, ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एल्टीट्यूड में सभी को हो जाता है। तो उस वक्त मुझे मालूम चला कि हाई एल्टीट्यूड में इस प्रकार का भी कुछ हो जाता है, आपको लगेगा आप हवा में उड़ रहे हैं, और मुझे ऐसे ही लगता था। और अल्टीमेटली दैट लेड्स टू, तो ये एक तरीके से डेथ का ट्रैप हो जाता है, यानी आपका कार्डियक अरेस्ट, बॉडी तो उतनी ही काम कर रही है। तो एक एल्टीट्यूड में इस प्रकार से होता है मित्रों। तो इसी प्रकार से जब
अपना विमल देव जी चलने लगे। मैं पढ़ के सुनाऊंगा। भारत से कैलाश व मानसरोवर जाने वाले यात्री साधारणतः अल्मोड़ा व पौड़ी गढ़वाल होकर जाते थे। लासा जाने वाले यात्री शायद कभी इस पथ से आते हों। वो केवल जो है नाथुला से जाते थे, लेकिन इन सब का उद्देश्य केवल मानसरोवर होता था। वह भी सिगास्ते होकर नहीं जाएगा। आसपास कोई पहाड़ नहीं था, पूरा क्षेत्र बंजर मरुस्थल था। यद्यपि यह नदी की घाटी थी, नदी के बाद बालू कंकरीली पथरी जमीन, यहाँ का तापमान हमेशा हिमांक के नीचे रहता था। दक्षिण में हिमालय और उत्तर के कुनलुन पर्वत, दोनों के बीच चेंग तेंग के मरुस्थल से मैं आगे बढ़ता जा रहा था। बीच में मुझे यायावरों के 2-1 तंबू मिले, किंतु मैं उधर नहीं गया। मुझे डर था कि वे मुझे भिखारियों की तरह पैसे के लिए न छींक लें। मैंने सुना था पथ दुर्गम है। दुर्गम से मैं समझता था कि दीवार की तरह पर्वत अड़े होंगे, अथवा भयंकर जंतु जानवर से भीड़ वन होंगे, अथवा आंधी पानी के कारण चलना दुर्भर हो जाएगा। किंतु इस पथ पर ऐसी कोई बात नहीं थी। ना पर्वत पर चढ़ना था, न जंगली जानवर थे, न आंधी पानी। पथ को दुर्गम बना रहे थे कच्ची सड़क और भयंकर सर्दी। रास्ते में कहीं भी चाय की दुकान नहीं मिली, आबादी नहीं मिली। मेरा शरीर सारा दिन सारी रात भयंकर ठंड से लगातार कांपता रहा। इस कंपन से हड्डी पसलियों में दर्द हो रहा था। लासा के बाद थोड़ी सी खांसी दब गई थी। वह खांसी एकाएक उभरने लगी। पिछले 2 दिनों से पेट में गर्म कुछ भी नहीं पड़ा। सांपों के ठंडे पानी में आटा घोलकर पीता रहा। सूर्योदय के बाद सड़क पर कंबल बिछाकर धूप में सोता, रात भर चलता। चारों ओर अद्भुत सन्नाटा। उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए कभी कभी मैं जोर जोर से बीज मंत्र का पाठ करता, गाना गाता, खुद से बातें करता, कभी कभी हंसने लगता कि मेरा मस्तिष्क विकृत हो गया। मैंने कहा ना कि बिल्कुल दिमाग अलग बिहेव करता है। अब वहां पे एक शक्ति आती मित्रों, यानी कि दिमाग के अंदर भी एक दिमाग होता है, जो मैंने महसूस किया है। कभी कभी मैं स्वयं से पूछता, क्या होगा कैलाश जाकर, क्या मिलेगा, क्यों मैं इस तरह की यात्रा पर तुला हूं, पुण्य कमाकर क्या होगा, पुण्यार्जन, स्वर्ग लाभ, ये सब कहने की बातें हैं, शायद ढकोसला है। सन्यास, गेरुआ वस्त्र, त्याग आदि जीने का एक बहाना है। जीने के लिए तो कोई मूंगफली बेचता है, कोई भीख मांगता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है, कोई धर्म में प्रवचन देता है, भक्तों से अपनी जेब खाली करा लेता है। कोई, सबके जीवन के रहने के अलग अलग तरीके हैं। आखिर मैं क्यों कर रहा हूं, वो अपने आप से प्रश्न, मैंने कहा ना, नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। मैं थक कर बैठ गया, सोचता रहा, शरीर सूख गया, ठंड से गाल होठ फटते जा रहे। अब यात्रा में शरीर ही बाधक बन गया, साथ ही ठंडी हवा, निसंगता, खाद्य अभाव, सर छिपाने के स्थान का अभाव, बार बार छोटी छोटी नदियों को लांघने की समस्या, कुल मिलाकर यात्रा में आनंद नहीं, यंत्रणा ही थी। लगभग रोजाना कोई ना कोई नदी रास्ता रोकती थी। उसे पार करने के लिए उसके किनारे किनारे स्रोत की विपरीत दूर दिशा तक जाना पड़ता था। फिर वहां से जब जहां सक्रिय होती थी वहां से कूद के आता था। कभी मानदाता के जमाने का पुल मिलता नहीं, टूटा फूटा, चढ़ता तो लगता था कि ये पुल मेरे से टूट ना जाए मेरे वजन से। खांसी की कम होने का नाम नहीं ले रही, खांसी पूरी मेरे सीने को जकड़ लिया। मेरी हिम्मत ने मेरा जवाब दे दिया। अब मुझे लगने लगा कि काश मुझे तो चीनी सैनिक ही पकड़ लेते, कम से कम ये दुर्दशा तो नहीं होती। अरे सिर ढकाने की जगह तो मुझे मिल जाती। इस प्रकार से तिब्बत के अनसुने जगह में कहीं मेरी जीवन की लीला तो नहीं समाप्त होती। अब वो इस लेवल तक पहुंच गए थे। वो आगे जा रहे थे, दूर से कहीं धुआं दिखाई दिया। वो सोचा रहे कि ये चीनी सैनिक तो नहीं है, लेकिन गुरु की बात याद है कि उन्होंने बोला कोई चीनी सैनिक नहीं है। तो वो वहां गए, जाके देखा कुछ लोग आग जला के बैठे थे, कुछ तिब्बती। वो उनके पास पहुंचे तो देखकर एक ने केतली पर पानी चढ़ाकर उनको गर्म पानी दिया और वहीं पे उनका एक तंबू था। उनको बोला कि चलो रात को यहीं सो जाते हैं। इस प्रकार से उनको पुनर्जीवन मिला, नहीं तो रात को जन्म छोड़ देते हो।
कहा ना, ईश्वर हर जगह रास्ता खोलता है। तो आज का अध्याय मित्रों यहीं तक। कल हम बात करेंगे थोक चिन्ह की 28वें पायदान में। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन पे आप क्लिक करें, फॉरवर्ड करें, अपने कमेंट्स जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।